Sorry classes for online and offline videos. हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने +2 क्लास की केमिस्ट्री के 6 यूनिट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का लास्ट लेक्चर करेंगे। रिफाइनिंग से पहले हमने क्या क्या कर लिया है 1 मिनट के लिए बता देते हैं। हमने इसमें मेटल ओर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर एक्सट्रैक्शन करें मेटल की तो वो नेटिव और कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। फिर हमने किया था कि अगर हमें उसे प्योर निकालना है तो हम कुछ जनरल मेथड करेंगे, जैसे कर्सिंग है सबकी करी। फिर हमने उन सब के कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। उसके बाद हमने कर्ड मेटल को निकाला। और अब जो कर्ड मेटल हमारे पास है, किसी भी मेथड से जो हमने मेटल्स निकाले हैं अभी तक, उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज है। उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए, उसे 100% अप्रोक्स 100% प्योर करने के लिए जो हम मेथड्स लगाएंगे वो हमारे रिफाइनिंग के हैं। तो रिफाइनिंग के कुछ मेथड्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमें पता हो रिफाइनिंग क्या होती है। रिफाइनिंग का मतलब है कि उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकाल दे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ conversion of curd metal into pure metal is known as refining। कर्ड मेटल से प्योर मेटल बनाने का। अब उसके लिए हम अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड लगाएंगे। सबसे पहला हमारा मेथड है इसमें, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमें पता है हम कहाँ लगाते हैं, जब भी हमारे जो मेटल है या कोई भी दो चीज़ें हैं जिनको सेपरेट करना और उनके मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम क्या लगाते हैं, डिस्टिलेशन। यहाँ पर भी हम उन मेटल्स पर लगा पाएंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो हो, यानी कि इम्प्योरिटीज हो नॉन वोलेटाइल और मेटल हो वोलेटाइल। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन volatile metals with non-volatile impurities। जैसे हमारे जिंक वगैरह है या मरकरी वगैरह है, इनके ऊपर हम ये लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक आयरन के रिजॉर्ट लेंगे, ये लिया सपोज आयरन रिजॉर्ट है, उसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, स्ट्रोंगली हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो मेटल है ये तो उसकी वेपर बन के दूसरे वेसल में ले लेंगे, दूसरे रिजर्वर में ले लेंगे, और पहले वाले में क्या रह जाएंगे, हमारी इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो नॉन फ्यूजेबल थी, नॉन वोलेटाइल थी, वो वहीं पर रह गई, दूसरी साइड आ गई। दूसरा मेथड जो हम यहाँ पर लगाते हैं दैट इज लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, लिक्वेशन भी तभी लगा सकते हैं अगर मेटल वोलेटाइल है, नॉन मेटल जो इम्प्योरिटीज है वो नॉन वोलेटाइल है। मेटल कैसी है, वोलेटाइल, इम्प्योरिटीज नॉन वोलेटाइल। जनरली कहाँ लगाते हैं हम इसको, इस मेथड को जनरली हम लेड पर, टिन पर या जिंक पर भी लगा सकते हैं। हम इसको जिंक पर भी लगा सकते हैं। इन मेटल्स के ऊपर हम जनरली इसको प्रीफर कर लेते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक स्लोप वाले हम क्या लेंगे, रिवेटरी फर्नल लेंगे, लाइक दिस, ये है, ये एक स्लोप है, यहाँ पर हमारा जिसके अंदर भी हमने वो लिक्विड फेज में जो मेटल आएगी वो स्टोर करनी है वो ले लिया। यहाँ पर हमने वो क्या रख दी, जो कर्ड मेटल है ना, इम्प्योर फॉर्म में है थोड़ी बहुत वो वाली, इसके ऊपर यहाँ जो स्लोप है, यहाँ ऐसे कुछ पॉइंट्स बनेंगे जिसके अंदर क्या होगा,
जब ये फ्लो करके आएगा तो कुछ इम्प्योरिटी भी साथ में फ्लो करके आएंगे। व्हेन वी हीट इट तो क्या होगा, ये मेटल हमारी मेल्ट हो जाएगी, कॉर्ड मेटल जो है मेल्ट होके जब जाएगी तो कुछ इम्प्योरिटीज भी जाएंगी इसके साथ में, वो इम्प्योरिटीज यहाँ रह जाएंगे। ये जो इसके अंदर पॉइंट्स थे इनके अंदर नीचे क्या आएगी हमारे सिर्फ फ्लो करते हुए प्योर मेटल। इस मेथड को भी हम कहाँ लगा पाएंगे, अगर हमारी मेटल्स के बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे और जो इम्प्योरिटीज है वो नॉन फ्यूजेबल होगी। इसमें मेटल क्या है, इजीली फ्यूजेबल और वो क्या होंगे, नॉन फ्यूजेबल। अब नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो कल हमने कॉपर के केस में लगाई, जिंक के केस में भी मैंने बताया था, वो वाला करते हैं। अब इसके केस में क्या लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मेटल का। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक तो जो कर्ड मेटल है हमारी वो ले लेंगे, कर्ड मेटल, एक ले लेंगे प्योर मेटल, एक कर्ड मेटल ले लिए, एक प्योर मेटल ले लिए, ठीक है। अब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कौन सा लेंगे, जो इसी मेटल का होगा। जैसे कॉपर की रोड है तो कॉपर का ही कोई सॉल्ट लेंगे, जिंक का है तो जिंक का ही सॉल्ट लेंगे। अब इसके केस में होगा क्या, एट कैथोड क्या होगा और एट एनोड क्या होगा। एट कैथोड जो भी मेटल है, सपोज एन पॉजिटिव है, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव या कोई मेटल पॉजिटिव हो, जो भी है, जितने पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन हम देंगे और ये क्या बनेगा, मेटल। एट एनोड क्या होगा, एनायन जाएंगे, एनायन बनने हैं। जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये इम्प्योर कॉपर है हमारा, वो प्योर कॉपर है, तो एट कैथोड क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर। एट एनोड जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जितना यहां से कॉपर इसके अंदर आएगा उतना ही कॉपर इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट कॉपर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना पार्ट इसमें इम्प्योरिटी का वो यहाँ लास्ट में नीचे बच जाएगा, जिसे हमने क्या बोल दिया था, एनोड मड। ये क्या थे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जोन रिफाइनिंग, और करते हैं। जोन रिफाइनिंग किस बेस पर काम करता है, देखो इन सब के लिए कंडीशन चल रही है हमारी। सबसे पहले डिस्टिलेशन में क्या था, मेटल्स हमारी वोलेटाइल थी। दूसरे में लिक्वेशन में भी क्या था, मेटल वोलेटाइल थी। तीसरा जो हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया, इसकी क्या कंडीशन लगाई हमने, कि उसी मेटल की प्योर और इम्प्योर फॉर्म ले और इलेक्ट्रोलाइसिस होता उसका तो हो पाएगा। फोर्थ हम कह रहे जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इस बेस पर काम करता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं दे आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड फेज एज कंपेयर टू देयर सॉलिड फेज। फोर्थ आ गया ये हमारा जोन रिफाइनिंग। इसका किस बेस पर काम करेगा, दिस प्रोसेस
या दिस मेथड is based upon the principle that the impurities are more soluble in their या in the liquid phase rather than solid phase। इम्प्योरिटी जो है वो लिक्विड फेज में ज़्यादा सोल्यूबल होंगी सॉलिड फेज के बजाय। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको जनरली हम कहाँ लगाते हैं, इसको हम जनरली लगाएंगे हमारे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है या बोरॉन वगैरह पर हम इसको लगा लेते हैं। जनरली हम इसको लगाते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, प्योर सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसको लगाते वक्त क्या करेंगे, हम एक थिन रोड की फॉर्म में उसको ले लेंगे, जो भी इम्प्योर या कर्ड हमारे मेटल है जिसको हमने प्योर करना है। ये टिन का के कवर में लिया है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, एक लाइक दिस मूविंग हीटर लगा दिया हमने, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मूविंग हीटर लगाया और इसको चलता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, प्योर और इम्प्योरिटी एक साइड होते जाएंगे। ये यहाँ पर मेल्ट फॉर्म आई, प्योर एक साइड, इम्प्योर एक साइड। बार बार हम इस मेथड को लगाते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये बिल्कुल प्योर हो जाएगा। जैसे हम जर्मेनियम वगैरह को लें, गैलियम वगैरह को लें, तो इसमें जो लास्ट में हमारी इम्प्योरिटी कितनी बचती है, लगभग 5 to 10 के बीच में पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल। 10 की पावर 6 में से 5-7 पार्ट इसके हों, तो इतना प्योर तक हम इस मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ प्रोसेस है, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में इंडिकेट है, वेपर फेज में लेके जाएंगे हम। ये मेथड इस प्रिंसिपल पर काम करेगा कि कुछ मेटल्स जब वो इम्प्योर फॉर्म में हैं तो उनको हम लेके जाएंगे वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्मेशन में। किसमें, वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्मेशन में, कि ऐसे कोई कंपाउंड ना बने कि उससे फिर उसको अलग करना डिफिकल्ट हो, सिर्फ वोलेटाइल बने जिसको फर्दर हीट करें तो प्योर मेटल अलग आ जाए, और इम्प्योरिटी क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन में, वो वहीं पहले स्टेप पर रह जाएंगे। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस we use या we convert curd metal into volatile compound by reacting stable reagent। जो रिएजेंट होगा ना, दैट डू नॉट रिएक्ट विद इम्प्योरिटी। जो रिएजेंट है वो इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। विच वोलेटाइल कंपाउंड विच डिकम्पोज into pure metal by further heating। फर्दर हीट करने पर वो वापस से प्योर मेटल में डिकम्पोज हो जाए। इसके लिए दो हैं, एक तो हमारा मोन्ड प्रोसेस, क्या है, मोन्स प्रोसेस, जिसको किसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम, इसको अप्लाई करते हैं निकल पर। जैसे लिया मैंने निकल, कैसा, कुछ अमाउंट में इसमें क्या है, इम्प्योर, मीन्स इसके अंदर हमारे क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज है, कर्ड मेटल है।
इसके साथ मैंने डाल दिया कार्बन मोनो। जब हम इसको हीट करेंगे 350 के अप्रोक्स, 350 to 450 कर सकते हो तुम, 370। जब इसको हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NiCO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन निकल के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हीट कर देंगे हम 450 to 470। जब यहां हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निकल तो हमारा अलग से आ जाएगा और ये 4 कार्बन मोनो निकल जाएंगे। अब ये नहीं कि देखो कि Na+4CO यहाँ पर है, Na+4CO यहाँ पर है, नहीं, क्या फर्क है, यहाँ इसमें इम्प्योरिटी थी जो रिएक्ट ही नहीं की, वो यहीं पर रहेगी। यहाँ से सिर्फ प्योर निकल यहाँ गया है, अगर प्योर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ प्योर निकल आएगा, वो इम्प्योरिटी पहले स्टेप में रह चुकी है। दूसरा इसका जो मेथड है दैट इज वेन अर्कल मेथड, वेपर फेज का ही, वो क्या होगा, वेन अर्कल मेथड। वेन अर्कल मेथड में क्या होगा, वेन अर्कल मेथड हम लगाएंगे जर्कोनियम या टाइटेनियम पर। सपोज मैंने लिया जर्कोनियम या टाइटेनियम, दोनों के केस में हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन। जैसे उसमें हुआ था, ये भी क्या होगा, ZrI4, जैसे इसमें हुआ था। कितने टेम्परेचर पर हीट कर देंगे हम इसको, अप्रोक्स 850 केल्विन पर हीट कर देंगे। फर्दर हम इसको हीट कर देंगे लगभग 2075 पर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zr अलग, 2I2 अलग निकल जाएगा। अगर मैं टाइटेनियम लेता तो इसको हीट कर दूंगा मैं अप्रोक्स 523 केल्विन पर, तो ये बन जाएगा TiI4। फर्दर हीट कर दो इसको अप्रोक्स 1700 केल्विन पर, तो इट विल गिव यू अगेन Ti+2I2। इसमें भी ये क्या है, कर्ड मेटल है, विद इम्प्योरिटीज है, यहां पर सिर्फ उसका प्योर पार्ट गया और वहां पर फिर क्या बन जाएगा, इसमें से सिर्फ प्योर जर्कोनियम निकलेगा, 2I2 अलग से निकल जाएंगे। गॉट इट। तो देखो अभी हमने कौन कौन से मेथड कर लिए, 1 मिनट के लिए मैं बता दूं। हमने किया डिस्टिलेशन, दूसरा हमने किया वेपर फेज लिक्वेशन, तीसरा हमने किया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, फोर्थ हमने किया जॉन प्रोसेस, फिफ्थ हमने किया वेपर फेज। वेपर फेज के 2 पार्ट थे, माउंट प्रोसेस, वेन अर्कल। इनमें क्या क्या ध्यान रखना है, इन 2 के लिए मेटल होनी चाहिए वोलेटाइल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या लेंगे, वही मेटल लेंगे, उसी का सॉल्ट लेंगे। जॉन में क्या प्रिंसिपल था, इम्प्योरिटीज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड फेज रेदर देन सॉलिड फेज। वेपर फेज में कोई स्टेबल रिएजेंट यूज करेंगे जिसके साथ ही वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, जो फर्दर हीट करने पर मेटल और जिस रिएजेंट से जुड़े उसे अलग अलग दे देगा। दोनों के केस में फर्क क्या था, निकल पर लगाते कार्बन मोनो यूज करेंगे, वो जर्कोनियम और टाइटेनियम पर लगाते हैं आयोडीन यूज करेंगे। बैलेंसिंग कर लेना अपनी, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, ZrI4 बनेगा, फर्दर हीट करने पर Zr अलग और 2I2 अलग। ऐसे ही TiI4 बनेगा, फर्दर हीट करने पर टाइटेनियम अलग, 2I2 अलग हो जाएगा। अब लास्ट बच गया हमारा क्रोमेटोग्राफी, वो और बताते हैं क्या होगा। तो जो लास्ट है दैट इज ए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कोई नया नहीं है, +1 क्लास में जो मेथड्स आए थे हमारे प्यूरिफिकेशन के, उनमें हमने किया था क्रोमेटोग्राफी भी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर, ये सारे मेथड्स हमने किए थे, वहाँ पर हमने क्रोमेटोग्राफी भी किया था। वही क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी
क्रोमेटोग्राफी इस बेस पर काम करता है कि एक सेम सरफेस पर अलग अलग सब्सटेंस के एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है। अब एडजॉर्प्शन तो हम कर ही चुके हैं, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ एडजॉर्बेट टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस केमिस्ट्री में हमने कर लिया है। मीन्स ये किस बेस पर काम करेगा, द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट substance to adsorb to same surface is different, या on same surface the tendency of adsorption of different substance is different, you can write like this also। अब अलग अलग सब्सटेंस की अगर एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी पर। जैसे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाऊँ, हमने क्या यूज़ किया था, एक इंक ली थी ब्लैक इंक, उसमें हमने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर डिप किया था। ये अलग अलग टाइप के हैं क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें अलग अलग कलर की लेयर्स बन गई थी, क्योंकि अलग अलग कलर के जो पार्टिकल्स उस ब्लैक इंक में मिक्स थे उन सब की उस सरफेस पर एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग थी, कोई ज़्यादा कोई कम। उस हिसाब से वो सेपरेट लेयर्स बना चुके थे, जिससे हमें पता चला वो एक सिंगल कलर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर हमें जो भी सब्सटेंस जो भी गिवन है वो मिक्सचर है सपोज, हम उसको क्या करेंगे, वैसे अभी मैंने बोले अलग अलग है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम में भी डाल सकते हैं, इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, लेयर क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी हैं, जो हमने 1 में किए थे सारे। अब हम जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इसे सेपरेट करें या किसी से भी करें, इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो हमारा मूविंग फेज होगा, एक स्टेशनरी फेज। कैसे, एक तो सपोज हमने देखो ये कोई भी वो कॉलम लिया, कोई भी ग्लास का, या हमने ये स्टॉपर लगा रखा है इसके अंदर, यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट में क्या डाल दी, ग्लास वूल भी यूज कर सकते हैं हम। अब जब हम इसमें डाल लेंगे कोई ना कोई पर्टिकुलर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें हमने उस एडजॉर्बेट को मिक्स करके डाला, अब जो मूव कर रहा है वो तो क्या हो गया, मूविंग फेज। एक इसमें ये जो सरफेस हुआ ये क्या होगा, इसमें स्टेशनरी फेज। अब जो अलग अलग एडजॉर्ब हुए उन्हें हम जब निकालते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को हम इल्यूट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एक सॉल्वेंट यूज करके एडजॉर्ब सब्सटेंस को अलग निकालने को हम इल्यूजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इल्यूजन। अब सपोज हम 3 अलग अलग चीज़ें ले लें, इसमें एक ए है, एक बी है, एक सी है। जो टेंडेंसी एडजॉर्ब होने की सपोज ए की सबसे ज़्यादा है, फिर बी की, फिर सी की। अगर मैं उनको इसमें डाल दूं तो यहाँ अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। किस टाइप से, जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, जो थोड़ा कम हुआ वो नीचे है, जो बिल्कुल कम हुआ वो और भी नीचे होगा। हम इनको अलग अलग वेसल में निकाल लेंगे। पहले जैसे सी आ जाएगा हमारा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। इस तरीके से हम सेपरेट करेंगे तो ये मेथड हमारा क्या कहलाएगा, क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ओके, ये करने हैं। आज हमने ये 6 था, ये 6 प्रोसेस किए हैं। कुछ बुक में जॉन रिफाइनिंग, सॉरी जो जॉन कह रहा हूँ मैं, जो वेपर फेज रिफाइनिंग है उसमें वेन आर्कल और माउंट प्रेशस को 2 अलग नेम दे दिए होंगे, तो 7 मेथड मिल जाएंगे कुछ में। अदरवाइज ये 6 प्रोसेस मिलेंगे, जो 5 अभी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से थे। पहला हमारा हमने डिस्टिलेशन किया था, दूसरा हमने लिक्वेशन किया था, तीसरा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया, फोर्थ हमने जॉन रिफाइनिंग किया, फिफ्थ हमने वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें मॉन्ड और वेन आर्कल दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। फिर हमने क्रोमेटोग्राफी किया है। तो आज के लिए यही है, ये यूनिट कंप्लीट है। इसको प्रॉपरली अपने नोट्स बनाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर आपके नंबर भी है, आप कॉल करके डाउट से टाइम ले सकते हो। ओके, थैंक यू।